नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जरूरी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी आएंगे। मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सामने घाट स्थित अपना घर आश्रम के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर गुरुवार को अपराह 4 बजे बीएचयू के हेलीपैड पर उतरेगा। वो सड़क मार्ग से अपने घर आश्रम जाएंगे और वहां निराश्रितों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पुलिस लाइन पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। बेलूपुर जल संस्थान जाएंगे। वहां सीस वरुणा में की जा रही जलापूर्ति का निरीक्षण करेंगे। बाद में श्री काशी विश्वनाथ धाम और काल भैरव मंदिर जाकर दर्शन पूजन करेंगे। शुक्रवार की सुबह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में यूथ 20 के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके बाद लखनऊ रवाना हो जाएंगे। तो वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सार्वजनिक प्रौद्योगिकी मंच यानी पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म का पायलट प्रोजेक्ट आज यानी 17 अगस्त से लॉन्च करने वाला है। इस पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म में के जरिए आरबीआई वंचित क्षेत्रों में लोन मुहैया कराने और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए काम किए जाएंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बीते गुरुवार को कहा था कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। रिजर्व बैंक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। उसने ये जानकारी साझा की है। पायलट प्रोजेक्ट की अब शुरुआत होने जा रही है। बीते गुरुवार को कहा गया था कि रिजर्व बैंक इनोवेशन अब आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, जिससे कि अब लोगों को लोन लेने में आसानी होगी और किसी तमाम तरह की जो दिक्कतें आती थी वो अब नहीं आएंगी। इस पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के जरिए आरबीआई वंचित क्षेत्रों में लोन मुहैया कराने और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बीते गुरुवार को कहा था कि रिजर्व बैंक इनोवेशन अब आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, जिससे कि अब आसानी से लोगों को लोन मिल सकेगा। तमाम तरह की दिक्कतें लोगों को लोन लेने में आती थी, लेकिन अब इसको आसान किया जा रहा है ताकि लोगों को लोन लेने में किसी तरह की परेशानी ना आए। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं हिमाचल से, जहां हिमाचल में आज भारी बारिश का खतरा। अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। आज पूरे राज्य में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 करोड़ का नुकसान राज्य में हो गया है बारिश की वजह से। बड़ा अपडेट, आज से पूरे राज्य में स्कूल कॉलेज आज बंद रहेंगे। कल भी पूरे स्कूल बंद रहे थे। अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 करोड़ का नुकसान राज्य में बारिश और भूस्खलन की वजह से हो गया है। हिमाचल प्रदेश में 13 अगस्त से मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से अब तक 71 लोगों की मौत हो गई है। मंडी जिले में पंडोह से आगे कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति और लेह तक सड़क संपर्क भूस्खलन की वजह से कई स्थानों पर टूट गया है और जगह जगह परेशानी खड़ी हो गई है। प्रशासन के लिए भी राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए। हिमाचल में आज भी भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल भी स्कूल बंद थे और आज भी पूरे राज्य में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। शिमला के कई हिस्सों में पानी जो है वो घरों में घुस गया है। बाढ़ के बाद 1771 लोगों को बचाया गया है। इसी खबर पर हमारी सहयोगी निशी भाटिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशी, कल भी स्कूल बंद थे और आज भी लगातार बारिश के अलर्ट की वजह से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं हिमाचल में। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में बार बार भूस्खलन और बादल फटने की सूचनाएं मिल रही हैं। इससे जनजीवन तो बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और इससे कई क्षेत्र प्रभावित भी हो चुके हैं पूनम। और इसी के साथ बीते दिनों से हो रही बारिश से 71 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 71 जो आंकड़ा है वो अभी हाल फिलहाल का बताया जा रहा है। और इसी के अलावा लोगों का नुकसान हो चुका है। कई घर धस चुके हैं, कई लोग इस मलबे में दबे हुए पाए जा रहे हैं और इसी के साथ रेस्क्यू अभियान भी जारी है। और इस बारिश के कहर के बीच स्कूल जा रहे बच्चों पे भी समस्या का पहाड़ टूट सकता है, इसलिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें, कांगड़ा में अब तक 1700 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि ये भारी मात्रा में जो बारिश हो रही है उससे हिमाचल प्रदेश के अलावा जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है
वहां पर भूस्खलन की समस्या और बादल फटने की समस्याएं लगातार बनी हुई है। और आपको बता दें, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट के साथ ही साथ भारी क्षेत्रों में जो हिमाचल के हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। सरकार लगातार अपने प्रयास भी कर रही है, लेकिन वहाँ के जो हालात हैं वो सबसे बेहतर होते जा रही है। और आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी घर बने हुए हैं वो लगातार ढह रहे हैं। आपको बता दें, पहाड़ खिसकने की समस्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। बादल फटने की समस्या वहां पर अब उत्पन्न हो जा रही है, तो इसके चलते अब स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। तो इसके अलावा जितने भी लोग बिल्कुल नशी, भारी तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से जिस तरह से सामने आ रही हैं। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू का भी कहना है कि लगातार 10,000 करोड़ का नुकसान राज्य को हुआ है और इसमें अब काफी समय लग सकता है नुकसान की भरपाई करने में। निशी, बिल्कुल जिस तरीके से मैं कहती हूँ, 17 लोगों की मौत हो चुकी है, 1700 से ज्यादा लोग हैं जो अभी हाल फिलहाल जितनी भी बारिश हुई है उसके चलते लोगों ने अपनी जान गंवाई है और करोड़ों अरबों रुपए का तो नुकसान हुआ ही है। और इसके आसपास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के हाल बद से बदतर हो चुके हैं, पहाड़ खिसक चुके हैं। इनकी भरपाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका यही कहना है, लगातार हम राहत बचाव कार्य कर रहे हैं, रेस्क्यू अभियान लगातार चल रहा है। लोगों को ऐसे स्थानों से बाहर निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है जहां पर लगातार बारिश के कारण खतरा मंडराने वाला है। इसके चलते अब सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद ग्राउंड पर जाकर लोगों से जो भी उनकी मदद है उनको लेकर उनको आश्वासन दे रहे हैं और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए हर संभव कर रहे हैं। पूनम, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित, मौसम विभाग ने शनिवार तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में और ज्यादा सचेत प्रशासन को रहना पड़ेगा। क्या कुछ प्रशासन अब आगे की जो रणनीति है वो बनाएगा ताकि जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं या फिर जो मलबे में फंस गए या फिर जो यातायात है वो पूरी तरह से बाधित हुआ है, इससे निपटने के लिए शनिवार तक का बारिश हो रही है और ऐसे में क्या कुछ गाइडलाइंस प्रशासन की ओर से जारी की गई है? निशी, आपको बता दें कि गाइडलाइंस की अगर बात करूं तो मौसम विज्ञान ने यही कहा है कि लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी घर बने हुए हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना ही है, क्योंकि इतनी ज्यादा जो बारिश हो रही है उसके कारण भूस्खलन और बादल फटने की समस्याएं हो सकती हैं। और जो ऐसे क्षेत्र हैं जो पहाड़ के किनारे बने हुए हैं घर वगैरह, तो उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अवश्य पहुंचाना है क्योंकि वहां पर खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कुछ रेड जोन इसमें इंडिकेट किए गए हैं जिसके तहत अब उन लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और इसके अलावा कई क्षेत्र उन्होंने चिन्हित किए हैं जहां पर अधिकतम बारिश हो सकती है। उसमें से कृष्णनगर में भूस्खलन से लोगों की मौतें हुई है। तो कृष्णनगर, शिमला और समर हिल्स जैसे इलाके हैं जहां पर अब ये खतरा मंडराने वाला है। इसको लेकर अब वहां पर प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है, मौसम विज्ञान भी अलर्ट हो चुका है। और शिव मंदिर जो है वहां पर जो बह गया था उसमें कई लोग मारे गए थे, तो वहां के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा अलर्ट रहने की जरूरत है लोगों को भी और प्रशासन को भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां छात्रवृत्ति घोटाले मामले से जुड़ी बड़ी खबर, कॉलेज प्रबंधक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक 65 करोड़ के घोटाले की पुष्टि की गई है। जेपी वर्मा इंटर कॉलेज का नाम घोटाले में शामिल हुआ है। घोटाले में आरपी इंटर कॉलेज के मालिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। एसआईटी ने 2 घंटे तक की पूछताछ की है, जिसमें 2 कॉलेज प्रबंधक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो छात्रवृत्ति घोटाले मामले से जुड़ी बड़ी खबर, घोटाले में आरपी इंटर कॉलेज के मालिक शामिल हैं। एसआईटी ने घोटाले को लेकर 2 घंटे तक लगातार पूछताछ की। तो बड़ा अपडेट, छात्रवृत्ति घोटाले मामले से जुड़ी बड़ी खबर, घोटाले में 2 कॉलेज प्रबंधक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, घोटाले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें छात्रवृत्ति घोटाले में 2 कॉलेज प्रबंधक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 65 करोड़ के घोटाले की पुष्टि हो चुकी है। जेपी वर्मा इंटर कॉलेज नाम घोटाले में शामिल, घोटाले में आरपी इंटर कॉलेज के मालिक का नाम शामिल। इनसे कल एसआईटी ने लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें विवेक कुमार, अभिनव कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को एसआईटी ने बुधवार को बुलाया था। करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद
इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 30 मार्च को पूरा मामला ये है कि 30 मार्च को इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी हजरतगंज कोतवाली में। इनके ऊपर यहाँ तक आरोप लगा था कि ये लोग मिलकर ये लोग कुछ लोगों के साथ मिलकर जो छात्रवृत्ति है उसमें उसको हड़प ले रहे हैं फर्जी तरीके से। दिव्यांग छात्रों के नाम पर भी इन्होंने जो हड़पी थी रकम, लगभग 34% छात्रों का फर्जी एडमिशन दिखाकर छात्रवृत्ति हड़पी गई थी। इसके अलावा कई खाते ऐसे थे जो नाबालिग और बुजुर्गों के नाम से पता चले, जिसमें ट्रांजेक्शन कर लिया गया था। तो कहीं ना कहीं इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है, जो ये जो दोनों कॉलेज प्रबंधक है ये हरदोई के रहने वाले हैं और हरदोई में स्कूल चलाते थे। एक कॉलेज प्रबंधक जो है उसने अपनी बहन को भी प्रबंधक बनाया था। SIT ये हरदोई के बहरा सौदागर के रहने वाले हैं और अभिनव कनौजिया RP इंटर कॉलेज के नाम से खोला हुआ था स्कूल। ये लोग छात्र हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाते थे। इन्होंने हाइजिया ग्रुप के जाफरी बंधुओं के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया था। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब अभी जांच की जा रही है, इसमें और लोग सामने आ सकते हैं। पूरा जो ये जो टीम की और कहीं ना कहीं हाथ पर जांच की जा रही है। अभी और लोगों के नाम खुलासा हो सकते हैं और कौन लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे थे। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये कि कौन लोग थे जो ये खाता संचालन कर रहे थे, इनका इन्होंने कहां से आधार कार्ड पाया, ये सब चीजें काफी चीजें पुलिस ने पूछताछ की। उसके बाद इनको लोगों को जेल भेजा जा चुका है और अभी लगभग 5 लोग ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं, जिनकी भी पुलिस लगातार तलाश कर रही और उनसे भी जल्द पूछताछ होगी। बिल्कुल सिद्धार्थ, 65 करोड़ का घोटाला और SIT ने 2 घंटे तक लगातार पूछताछ की। कब से इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है प्रकाश में आया 30 मार्च 2022 को ये पूरा मामला प्रकाश में आया है। उसके बाद कहीं ना कहीं जब जांच की गई, पर दर पर जांचें की गई, तो कहीं ना कहीं ये पहले से इस तरीके से घोटाला कर रहे थे इस बार। लेकिन जब शिकायत की गई कि कुछ लोगों द्वारा कि इनके द्वारा इस तरीके का घोटाला किया जा रहा है, तो उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। उसके बाद SIT का गठन किया गया। SIT की गठन करने के बाद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें जो पूरा स्कैंडल चल रहा था उसमें कई ऐसे नाम आए हैं जो लगातार विभाग में जिनका आना जाना था और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी जांच की जा रही। तो कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे हैं जो इसमें और लोग जुड़े हैं और लोगों को पर पूछताछ के जब कल पुलिस ने पूछताछ किया तो उनका भी नाम इन्होंने बताया। सूत्रों के वाले जो खबर निकल के सामने आ रही, तो और कौन लोग हैं इन और लोगों की भी पुलिस जल्द गिरफ्तारी कर सकती है। जी बिल्कुल। JP इंटर कॉलेज के अलावा इस घोटाले में और कोई कॉलेज का नाम भी शामिल है सिद्धार्थ? जी, JP वर्मा इंटर कॉलेज और विवेक यशवंत कनौजिया RP इंटर कॉलेज का प्रबंधक है जी इनका भी नाम सामने आया है पूनम। तो कहीं जो 2 कॉलेज हैं जो महत्वपूर्ण थे, जो लगातार इस तरीके का घोटाला कर रहे थे, छात्रवृत्ति घोटाला कर रहे थे। और अभी कई नाम ऐसे हैं जिनके जो संदिग्ध है, जिस पर पुलिस लगातार नजर बनाई, उनके खाते संचालन को देखा जा रहा है। और इनका जो पूरा स्कैंडल था वो इस तरह चलाते थे, वो ऐसे नामों के नाम से खाते खोले गए थे जिसमें जो ना कभी स्कूल पढ़ने जाते थे, ना उनका कोई दूर तक स्कूल से कोई वास्ता था ना। तो इस तरीके से इतने शातिर तरीके से ये गैंग का संचालन किया जा रहा था कि किसी की नजर ही नहीं पड़ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शिकायत की गई। जब शिकायत करने के बाद पूरा मामला जब सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग बुधवार देर रात तक नई दिल्ली स्थित BJP मुख्यालय में चली। मीटिंग में इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के नेताओं से कमजोर सीटों पर फोकस करने के लिए कहा, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 90 में से 27 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल को लेकर भी 2 घंटे मंथन चला। मीटिंग में PM मोदी, BJP अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान, MP BJP अध्यक्ष VD शर्मा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत BJP के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां 100 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य BJP की सदस्यता ले रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस के साथ निर्दलीय भी BJP का दामन थामेंगे। आज 100 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य BJP में शामिल होंगे। BJP प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। बड़ा अपडेट, BJP के अवध के क्षेत्र में 13 जिला पंचायत अध्यक्ष, 129 सदस्य हैं।
150 से ज्यादा सदस्य विपक्षी दलों से और निर्दलीय हैं। लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी हर वार्ड मजबूत करने में जुटी हुई है, क्योंकि अब लोकसभा चुनावों के लिए ज्यादा समय नहीं रह गया है। लोकसभा के चुनाव 2024 में होने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। 100 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य आज बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। इसी पर हमारे साथ केसी जैन, जो कि बीजेपी से नेता हैं, जुड़ गए हैं। केसी, लगातार अब जो है कुछ ही समय बाकी है 2024 चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। ऐसे में बीजेपी की ओर से कितनी तैयारियां, कितनी मजबूती देखने को मिल रही है? केसी जी, तकनीकी खराबी की वजह से केसी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो आज 100 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य बीजेपी की सदस्यता लेंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस के साथ निर्दलीय भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आज 100 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बड़ा अपडेट, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में हर पार्टी तैयारी में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी हर वार्ड मजबूत करने में जुटी हुई है। तो 100 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य बीजेपी की सदस्यता लेंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस के साथ निर्दलीय भी बीजेपी का दामन आज थाम सकते हैं। आज 100 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। बीजेपी के अवध के क्षेत्र में 13 जिला पंचायत अध्यक्ष, 129 सदस्य हैं और 150 से ज्यादा सदस्य विपक्षी दलों से और निर्दलीय हैं। लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी हर वार्ड मजबूत करने में जुटी है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक नहीं बल्कि 10 कानून बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक कानून नहीं बल्कि 10 कानून बनाए जाएंगे। तो वहीं इसरो के लिए 17 अगस्त यानी आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन और लैंडर मॉड्यूल आज अलग होंगे। बता दें कि बुधवार को चंद्रयान 3 को चांद की 5वीं कक्षा में एंट्री दिलाई गई थी और अब चंद्रयान चांद के बिल्कुल नजदीक चक्कर लगा रहा है, यानी अब चांद के चारों तरफ ऑर्बिट मैन्यूवर पूरा हो चुका है। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था। इसी दिन चंद्रयान ने चांद की पहली तस्वीर जारी की थी। उसके बाद अब तक इसकी 4 बार ऑर्बिट बदली जा चुकी है। आज चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 गुना 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में होंगे। 18 अगस्त की दोपहर 3:45 बजे से 4 बजे के बीच लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी उसकी कक्षा की ऊंचाई में किलोमीटर में लाई जाएगी। 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की रात 1:45 बजे डी ऑर्बिटिंग होगी। 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। सब कुछ सही रहेगा तो 5:45 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। अपने बयानों के जरिए आरएसएस और बजरंग दल पर हमलावर रहने वाले दिग्विजय सिंह के सुर कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं। हाँ, गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बजरंग दल को बैन नहीं किया जाएगा। बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन गुंडा तत्वों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। कांग्रेस सरकार में आई तो ऐसे गुंडा तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिग्विजय सिंह अपने बयानों के जरिए आरएसएस से लेकर हिंदूवादी संगठनों पर हमलावर रहते हैं। वो बजरंग दल के आईएसआई से संपर्क होने के भी कई बार आरोप लगा चुके हैं, लेकिन आज पहली बार उन्होंने नरम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर संगठन में सामाजिक तत्व, गुंडा तत्व होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरे संगठन पर रोक नहीं लगाएंगे। बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि किस तरीके से
तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसे 40 शब्दों को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हैंडबुक से हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई हैंडबुक को लॉन्च किया जिसमें ऐसे शब्दों के विकल्प दिए गए हैं। जजों और कानूनों से जुड़े लोगों को समझाने और महिलाओं को रूढ़िवादी शब्दों के इस्तेमाल से बचने के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला पुस्तिका जारी की गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये शब्द अनुचित हैं और अतीत में जजों ने इनका इस्तेमाल किया है। हैंडबुक का इरादा आलोचना करना या निर्णयों पर संदेह न करना बल्कि केवल ये दिखाना है कि अनजाने में कैसे रूढ़िवादिता का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस नई हैंडबुक के लॉन्च होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। इन्हें कोर्ट में दलील देने, आदेश देने और उसकी कॉपी तैयार करने में यूज किया जा सकता है। यह हैंडबुक वकीलों के साथ साथ जजों के लिए भी दी जाएगी। हम भारतीय जहां धीरे धीरे अपनी परंपरा और सनातन संस्कृति को भूल रहे हैं, तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक विदेश में रहते हुए भी अपनी परंपरा का पालन कर रहे हैं। दरअसल ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मोरारी बापू की राम कथा चल रही है, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शिरकत की और जय सिया राम के नारे लगाए। जब मोरारी बापू अपने संबोधन शुरू करने लगे तो उनसे पहले ऋषि सुनक ने मोरारी बापू के व्यासपीठ को नमन भी किया। इस मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि वो यहाँ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में आए हैं और मोरारी बापू के कार्यक्रम में उपस्थित होना उनके लिए काफी सम्मान और प्रतिष्ठा की बात है। उन्होंने बताया कि उनके डेस्क पर भगवान गणेश की एक स्वर्ण प्रतिमा रहती है। मेज पर गणेश भगवान की प्रतिमा रखने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे उन्हें प्रेरणा मिलती है कि किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले उस पर सुने, उसके बारे में जाने। इस मौके पर मोरारी बापू ने ब्रिटेन के पीएम सोमनाथ शिवलिंग का एक प्रतिरूप उन्हें भेंट किया। Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच।